सिंधु सभ्यता के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी इंडस वैली। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता माना जाता है कि सहसा प्रकट हुई सभ्यता है। वास्तव में जब हम सिंधु सभ्यता के उद्भव के बारे में बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसी कांस्य युगीय सभ्यता है जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। यानी 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन के माध्यम से ये सभ्यता के बारे में भविष्यवाणी की गई कि शायद यहां पर ऐसी कोई सभ्यता दफन है जिससे हम परिचित नहीं हैं। और उनकी भविष्यवाणी के साथ ही ये बातें दफन हो गई। आगे चल करके जब देखते हैं कि 1856 में भारत में लाहौर से रेलपथ कराची तक रेलपथ निर्माण विलियम ब्रिटेन और जॉन ब्रिटेन के माध्यम से कराया जा रहा था। उस समय कुछ पुरातत्व सामग्री हमारी ऐसी मिली, कुछ असाधारण ऐसे उपकरण ऐसे मिले जिन्हें कि हमारे पुरातत्व विभाग में भेजा गया और उसके बाद हमारे इस स्थान पर अलेक्जेंडर कनिंघम और फ्लीट महोदय को भेजा गया। उन्होंने सर्वेक्षण किया और पुष्टि किया कि वास्तव में यहां पर कोई ऐसी सभ्यता दफन है जिससे हम लोग परिचित नहीं है। और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब दयाराम शाहनी माधव सरोवर बस के द्वारा सबसे पहले हमारे हड़प्पा का उत्खनन कराया गया तो पता चला कि वहां एक अप्रत्याशित चीज हमें देखने को मिलती है। यानी कि हमारी सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मिले हुए एक सबसे पहला एक प्रभावी कारक है जो आज तक आगंतुकों को अपने प्रभाव से विचलित नहीं करता है, विचलित कर देता है। क्योंकि नगरबद्ध नियोजन, यानी जो हमारा नगर है वो नियोजित बसा हुआ है। ग्रिड संरचनात्मक व्यवस्था, यानी सिंधु सभ्यता जिसे हम प्रथम नगरीकरण के नाम से आज हम जानते हैं, यानी 1921 में हड़प्पा की खुदाई से लेकर के आज स्वतंत्रता से बाद तक आज हजारों पुरा स्थल का उत्खनन किया जा चुका है। और हम देखते हैं कि आज हमारी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग मील में फैली हुई सभ्यता है। आप देखते हैं इसमें हमारे भारत में लोथल, कालीबंगा और हरियाणा का बनावली ये हमारे नगरों में काउंट होता है। उसके बाद जब हम उत्तर पश्चिम भाग में जाते हैं तो उधर हमारा हड़प्पा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन्हें भी नगरों में गिनती करते हैं। 6 नगर हैं और 7वें नगर के रूप में जो हमारा सरसकरसक में खोजा गया है धौलवीरा, उसको भी महानगर की श्रेणी में आजकल हम लोग गिनती कर रहे हैं। इस तरीके से सिंधु सभ्यता के मिलते ही वहां के उत्खनन से हम लोग इस प्रकार से रूबरू हुए कि वास्तव में ऐसी उन्नत सभ्यता थी कि जिसके अपनाए गए वर्किंग क्रियाकलापों से आज भी हम लोग उनको विस्मृत नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि ये उल्टा त्रिभुजाकार में फैली हुई सभ्यता, यानी मांडा में चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित है जो उसका उत्तरी दूरस्थ बिंदु है, और पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में दासनी बसुत का गेंडोर और दक्षिण में हमारा दैमाबाद। यानी हमारी इस प्रकार की सिंधु सभ्यता में आज देखते हैं कि उसके मिले हुए ध्वंसावशेषों से ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता है कैसा इसका आर्थिक जीवन होगा, कैसा इसका सामाजिक जीवन होगा, कैसा इसका धार्मिक जीवन होगा और क्या होगी इसकी प्रशासनिक चीजें। ये सब हमें वहां से मिले हुए ध्वंसावशेषों और उसके अवशेषों पर हम लोग इतिहास लिखते हैं। क्योंकि हम अपनी इंडस वैली में सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल का दर्जा देते हैं। यहाँ की मानव लिपि से परिचित था लेकिन आज उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं सके। यानी आज जो भी सिंधु सभ्यता का इतिहास हम देखते हैं वो वहां के मिले हुए अवशेषों पर आधारित है। उसी के आधार पर हम लोगों ने सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि कैसे लोग रहते होंगे। यहाँ से मिले हुए 2 प्रकार की टीलों से लगता है कि शासक और शासित वर्ग प्रमुख रूप से 2 वर्ग होंगे, एक शासक और एक शासित। उसके बाद में फिर जिस प्रकार से आज हमारा वर्गीकृत व्यवस्था है उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में पाई गई है। यहां तक कि धार्मिक व्यवस्था में देखते हैं कि मातृ देवी का अंकन, सबसे पहले मातृ देवी की प्रतिमा हमें वैसे भी
33,000 साल पूर्व हमें बेलन घाटी से मिली है। और सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं तो सिंधु से मिली हुई एक मुद्रा में अंकन, जिसमें कि नग्न स्त्री का अंकन है, पैर बाहर की तरफ हुए हैं, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पृष्ठ भाग पर एक मनुष्य के हाथ में हंसिया और 5 औरतें विनीत अवस्था में बैठी हुई हैं। उससे अनुमान लगाया गया है कि ये प्रजनन देवी की मूर्ति होगी, ये प्रजनन देवी की प्रतिमा होगी। उसके बाद सिंधु सभ्यता से मिली अक्षुण्ण मूर्तियां और वहां पर मिली हुई धूप दीप की काली निशानियों से ऐसा लगता है कि माता देवी की पूजा होती होगी। वृक्ष वेटिका और शिवलिंग के मिले हुए, उससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ की व्यवस्था में धार्मिक उद्देश्य के लिए शिवलिंग की पूजा होती थी। नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जो आज की परवर्ती संस्कृतियों में बराबर चली आ रही है। जब हम अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था सिंधु सभ्यता की अधिशेष पर आधारित थी। अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था, उसके अन्य भी पहलू थे, जैसे पकी ईंटों से भवनों का निर्माण, यानी कि यकीनन है कि वहां एक ऐसा समुदाय रहा होगा जो पकी ईंटों का काम करता होगा और निश्चित भुगतान के बाद उसको उसके उपभोग के लिए ईंटें प्रदान करता होगा। तो कहीं हमारी हाथी की बनी हुई, हाथी दांत की बनी हुई आइवरी वस्तुएं, कहीं शिल्पी, इस प्रकार के लोगों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कारकों का भी योगदान रहा होगा। इस तरह से हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है कि सहसा प्रकट हुई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सिंधु सभ्यता हमारी ताम्र पाषाणिक ध्वंसावशेषों पर बसी हुई है, जिसकी बात हम अगली बार करेंगे।